हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब बहुत बढ़िया होंगे। बच्चे आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट नंबर 11, जिसमें मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ किरचॉफ लॉ पे बेस्ड इस तरीके से क्यूबिकल स्केलेटल नेटवर्क की प्रॉब्लम्स। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस मैं कराने जा रहा हूँ। कुछ 5 क्वेश्चंस मैं यहाँ पे कराने जा रहा हूँ, बहुत ही बेहतरीन प्लस बहुत ही इंपॉर्टेंट। किरचॉफ लॉ का यूज करके हम यहाँ पे ये निकालने वाले हैं कि इसका ओवरऑल रेजिस्टेंस इस सर्किट का कैसे निकाला जाए। जैसे आप देख रहे हैं काफ़ी कॉम्प्लेक्स सर्किट है, बट किस तरीके से किरचॉफ लॉ का यूज़ करके चुटकियों में ऐसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या फिर करंट्स आने वाले हैं हर ब्रांच के, वो हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। इससे पहले जस्ट पार्ट नंबर 10 में मैंने किरचॉफ लॉ एक्सप्लेन किया था एंड उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी कराए थे। अगर आपने किरचॉफ लॉ के बेसिक्स नहीं आते हैं तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को क्लिक करके पार्ट नंबर 11 सबसे नीचे दे रखा होगा, आप वो लेक्चर देख के आइए ताकि ये अच्छे से समझ में आए। और किरचॉफ लॉ आपने कर रखा है तो डायरेक्ट आप यहाँ स्टार्ट कर सकते हैं। बच्चे, मैं हूँ वैभव अग्रवाल एंड वेलकम टू योर प्यारा सा चैनल फिजिक्स ब्रो। स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहला क्वेश्चन। बच्चे जैसे देखिए एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैं क्वेश्चंस यहाँ कराने वाला हूँ ये आपको क्लास 12 में तो हेल्प करेंगे ही करेंगे, साथ साथ में कंपटीशन जैसे जेईई मेंस और नीट में बहुत हेल्प करने वाले हैं। बहुत अंदर अंदर के क्वेश्चंस हम यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। बात आई, अ बैटरी ऑफ 10 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस द डायगोनली अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ अ क्यूबिकल नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ 12 रेजिस्टर्स, ईच ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम। एक क्यूबिकल नेटवर्क है, जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया, वो क्यूबिकल नेटवर्क के अक्रॉस, डायगोनल्स के अक्रॉस एक बैटरी लगा दी गई है और बोल रहे हैं डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क एंड द करंट अलोंग ईच एज ऑफ द क्यूब। हर ब्रांच का आपने करंट निकालना है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन। देखिए बच्चे, सबसे पहले तो मैं क्यूब बना दूं, फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं कैसे करेंगे। बच्चे क्यूब मैं बना रहा हूं, आप देखिए। ओके, तो देखिए बच्चे, इस तरीके से क्यूबिकल स्केलेटल बनाया है हमने 12 रेजिस्टर्स का। चारों के 12 के 12 रेजिस्टर्स जो हैं उनका इक्वल रेजिस्टेंस है, तो सबका रेजिस्टेंस हम यहाँ पे मान लेते हैं। चलिए अभी इन जनरल डिनोट कर देता हूँ, मैं स्मॉल आर से डिनोट कर दे रहा हूँ। इक्वल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, सबका स्मॉल आर रेजिस्टेंस है। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो बच्चे निकालना है, लेकिन कौन से 2 पॉइंट्स के अक्रॉस? क्या इन 2 पॉइंट्स के अक्रॉस, इन 2 पॉइंट्स के, किन 2 पॉइंट्स के अक्रॉस? यहाँ पे लिखा है जो बैटरी लगाई गई है, डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क। बैटरी कहाँ लगाई गई है? बैटरी कनेक्टेड अक्रॉस द डायगोनली अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ द नेटवर्क। क्यूब है बच्चे, अगर स्क्वायर होता है तो स्क्वायर के सिंपल डायगोनली अपोजिट एक ये होता है, एक ये होता है, ऐसे ये डायगोनल हो जाती है। लेकिन क्यूब की डायगोनल क्या होगी? जैसे एक कमरे में है, आप इमेजिन करिए कमरे में है, तो कमरा एक क्यूब की शेप में है, तो क्यूब का अगर एक कोना वो जो उधर की तरफ है कोना, एक वो पॉइंट है, तो इसका डायगोनली अपोजिट कॉर्नर इधर वाले फेस पे ऊपर की तरफ होगा। उस ऊपर से लेकर सामने वाली दीवार के नीचे वाले पॉइंट तक ऐसे आप लाइन खींच दें, वो डायगोनली अपोजिट कॉर्नर्स हो जाते हैं। तो अगर एक पॉइंट ये है इस तरीके से, तो डायगोनली अपोजिट सामने वाले फेस का नहीं, पीछे वाले फेस का ऊपर वाला पॉइंट ये डायगोनली अपोजिट होगा। इन 2 पॉइंट्स के अक्रॉस बैटरी लगाई गई है, तो इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ऐसा करते हैं बच्चे, ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकालना है ये आप 2 तरह से निकाल सकते हो। जैसे पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको ऐसे कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को सिमेट्री रूल से सॉल्व करके दिखाया था, तो सिमेट्री रूल से भी निकाल सकते हैं, जबकि किरचॉफ की हेल्प से भी, किरचॉफ रूल की हेल्प से भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला जा सकता है। तो पहले मैं आपको सिमेट्री रूल के हिसाब से बता रहा हूँ कैसे निकलेगा, फिर किरचॉफ लॉ के हिसाब से जब निकालेंगे तो आप देखोगे कि व्हाट इज़ द ब्यूटी ऑफ किरचॉफ लॉ, कि किरचॉफ लॉ का यूज़ करके कैसे इतनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को चुटकियों में सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले कौन से रूल से, सिमेट्री रूल से कैसे निकाल पाएंगे हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो देखते हैं। इसमें करंट वगैरह भी पूछा है, उसकी बात बाद में करूंगा, पहले हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लें। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, क्योंकि बैटरी यहाँ लगाई गई है इस तरीके से, कितने वोल्ट की लगाई गई है
ऑब्वियसली कितने वोल्ट की लगाई गई है, 12 वोल्ट की लगाई गई है, ऐसे लिखा है, इसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए नामकरण कर देते हैं हम, इसका नाम रख देते हैं पॉइंट का 1 2 3 4 और ये 5 6 7 8। बच्चे बहुत पेशेंस से देखिएगा, बहुत प्यार से आराम से समझा रहा हूँ। यहाँ पे आंसर क्या आना है वो ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है कि सर कंसेप्ट क्या है, किस तरीके से हम निकाल रहे हैं। तो बहुत प्यार से समझा रहा हूँ। देखिए ज़रा इस डायग्राम को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद सिमेट्री रूल लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इसे सिंप्लीफाई अगर हम करें तो आप देखिए पहला एक पॉइंट ले लें 1 पॉइंट, ये इस तरीके से हमने यहाँ पे ले लिया 1 पॉइंट, और 1 पॉइंट से अगर देखा जाए बच्चे, ये बैटरी यहाँ से लगी हुई थी इस तरीके से, 1 पॉइंट से कितने रजिस्टर्स निकल रहे हैं, 1 2 3, एक 2 एक 4 एक 5, चलिए एक 5 एक 4 एक 2 यहाँ बना दे रहा हूँ। एक इस तरीके से जो आपका जा रहा है, एक ये जा रहा है आपका 5, एक जा रहा है आपका, सॉरी गलत बना दिया, रजिस्टर तो आ रही है, एक ख़त्म हो रहा है 5 पे जाके, एक ख़त्म हो रहा है 4 पे जाके, और एक कहाँ ख़त्म हो रहा है 2 पे जाके। तो ये लीजिए, ये इस तरीके से हमने 3 पॉइंट्स के बीच रजिस्टर बना दिए R, एक A1 और 5 के बीच में, एक 1 4 के बीच में, एक 1 और 2 के बीच में। अच्छा, इसके बाद ज़रा देखिए ये जो 5 वाला रजिस्टर है, 5 वाले रजिस्टर से अब कितने निकल रहे हैं, कितने रास्ते, एक 8 वाले नंबर पे जा रहा है, एक 6 वाले नंबर पे, 2 रजिस्टर्स निकल रहे हैं R के, एक 8 पे ख़त्म हो रहा है, एक 6 पे ख़त्म हो रहा है। तो ये लीजिए एक इस तरीके से बना दिया हमने, एक बना दिया 8 पे ख़त्म हो रहा है, इस तरीके से ये 8 बना दीजिए, और एक ख़त्म हो रहा है कहाँ पे, इस तरीके से, कहाँ पे, ये ख़त्म हो रहा है 6 पे। ठीक है, सारे रजिस्टर्स आ रहे हैं तो RR लिखेंगे। ऐसे ही 4 पे आइए तो 4 से भी 2 निकल रहे हैं, एक ख़त्म हो रहा है 8 पे, एक ख़त्म हो रहा है 3 पे। ये लीजिए 4 से भी 2 निकाल दे रहे हैं, एक ख़त्म हो रहा है कहाँ पे, एक बार फिर से देख लीजिए ज़रा, ये जो 4 से निकल रहा है, एक 8 पे, एक 3 पे, एक 8 पे, और एक कहाँ ख़त्म हो रहा है आपका 3 पे। ठीक है, 8 और 3 पे बना दिया R। फिर उसके बाद बात आई ये वाला जो 2 से 1 से 2 था, 2 के बाद फिर 2 निकल रहे हैं, तो 2 निकाल देते हैं, एक ऊपर इस तरीके से, ये लीजिए, और एक नीचे निकाल दिया इस तरीके से। ठीक है प्यारे, ये दोनों ख़त्म कहाँ जाके हो रहे हैं, 3 पे और 6 पे, एक हो रहा है 3 पे, एक हो रहा है 6 पे। तो ये लीजिए इस तरीके से हमने यहाँ बना दिया, एक ख़त्म हो रहा है आपका 6 पे, और एक ख़त्म हो रहा है आपका, एक 6 पे और एक 3 पे। ठीक है बच्चे, चलिए आगे प्रोसीडते हैं। आगे प्रोसीडने से पहले आप ये देखिए ज़रा कि यहाँ पे ये भी 8 पे ख़त्म हो रहा है जाके, ये भी 8 पे ख़त्म हो रहा है, तो ये दोनों पॉइंट्स तो सेम है ना, 8 और 8 वाले। जब ये दोनों सेम हैं तो इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए ना। लीजिए इस तरीके से हमने इन्हें ज्वाइन कर दिया, 8 और 8 को, ये 8 आ गया। ऐसे ही देखिए 6 और 6, ये दोनों सेम पॉइंट हैं, जब सेम पॉइंट हैं तो इन दोनों को भी ज्वाइन करिए। ये लीजिए 6 को ज्वाइन कर दिया, ये 6 हो गया। ऐसे ही ये 3 और 3 है तो 3 और 3 को भी ज्वाइन कर दीजिए, ये लीजिए 3 हो गया। अब आगे देखिए हम पहुंच चुके हैं, हमारा 1 2 3 हो गए थे, और इससे निकलने वाले 2, इससे निकलने वाले 2, और इस वाले से निकलने वाले 2, ये हो गए। बचे आखिरी के ये 3। ये जो 8 था, जब हम यहाँ से पहुँचे 2 निकले, उसके बाद 8 आया, 8 से जो 1 निकल रहा है ये कहाँ जाके ख़त्म हो रहा है 7 पे, 6 से जो निकल रहा है वो भी 7 पे, और 3 से जो निकल रहा है वो भी 7 पे। फिर से आखिरी के 3 बचे थे, ये 8 6 और 3 से निकल रहे थे, और तीनों के तीनों 7 पे जाके ख़त्म हो रहे हैं। तो 8 6 और 3 से निकलने वाले 3 रजिस्टर्स आप इस तरीके से बना दीजिए। कहाँ पर, ये लीजिए इस तरीके से ये बना दीजिए। कहाँ पर, कौन से पॉइंट पे ख़त्म हो रहे हैं, कौन से पॉइंट पे, जी हाँ, किस पॉइंट पे, 7 पॉइंट पे। ये 7 पॉइंट पे आपने इस तरीके से बना दिया। ठीक है बच्चे, बात समझ में आई, सारे के सारे R हैं। तो देखिए ये वाला सर्किट कुछ ऐसे बन गया, बड़ा ही घचपच लग रहा है, क्या बना दिया सर, ये इससे अच्छा तो यही लग रहा था, ये तो और कॉम्प्लेक्स लग रहा है कॉम्प्लेक्स। लेकिन देखिए किस तरीके से ये सॉल्व होगा। यहाँ पर आप देखिए ये 1 पॉइंट है, और वो आखिरी में 7 पॉइंट है जिसके अक्रॉस बैटरी लगी हुई है। बैटरी जो लगी हुई है, यहाँ पे आप कुछ ऐसे पॉइंट्स देखिए जो सिमेट्री रूल के हिसाब से
सेम पोटेंशियल पे हैं। सेम पोटेंशियल पे आप देखिए, अगर बैटरी यहाँ से लगाएंगे तो बैटरी से जब करंट जाएगा तो उसका कुछ करंट यहाँ, कुछ करंट यहाँ, कुछ करंट यहाँ, तीनों का रेजिस्टेंस सेम है, तो तीनों में सेम करंट जाने की वजह से जितना पोटेंशियल का ड्रॉप यहाँ आएगा उतना ही पोटेंशियल यहाँ पे आएगा, उतना ही पोटेंशियल यहाँ पे आएगा, जिसकी वजह से 5, 4 और 2 ये तीनों पॉइंट्स सेम पोटेंशियल पे हो जाएंगे। ये दोनों तीनों सेम पोटेंशियल पे होने की वजह से यहाँ मैंने डॉटेड लाइन बना दी। अगर ये तीनों सेम पोटेंशियल पे हैं बेटा, ये आइडेंटिकल पॉइंट्स हैं, तो इन तीनों को अलग अलग बनाने की क्या ज़रूरत है। ये तीनों सेम पोटेंशियल पे हैं तो एक डॉटेड लाइन बना दी। मान ली कि तीनों एक साथ जुड़े हुए हैं, तीनों को एक साथ ही जोड़ दीजिए जब सेम पोटेंशियल पे हैं, तो जुड़ के कैसा डायग्राम बनेगा वो अभी हम देखेंगे। लेकिन ऐसे ही जैसे इधर से ये तीनों सेम पोटेंशियल पे थे, ऐसे ही आप देखिए यहाँ तीन रजिस्टर्स मिलके एक करंट बना रहे हैं, तो सिमेट्री के हिसाब से इधर से आर, इधर से आर, इधर से आर, तो 8, 6 और 3 ये तीनों भी सेम पोटेंशियल पे होंगे, जिसकी वजह से इन तीनों को भी आइडेंटिकल मानने की वजह से हम एक ही पॉइंट पे अगर जोड़ दें तो देखिए जरा कैसा डायग्राम बनेगा। 1 से निकलने वाले, 1 पॉइंट से निकलने वाले 3 रजिस्टर, 1 और ये 2 और ये 3, ठीक है, आर आर आर, ये तीनों एक ही पॉइंट पे जाके मिल रहे हैं। इसको भी 4 पे मिला दीजिए, इसको भी, सारे के सारे एक ही पॉइंट पे मिला दीजिए, एक ही पॉइंट पे मिला दिए, ठीक है। अब जब ये तीनों एक ही पॉइंट पे मिल गए तो इससे 2 निकल रहे थे, इससे 2 निकल रहे थे, इससे 2 निकल रहे थे, यानी जो वो एक पॉइंट बना उस एक पॉइंट से कितने रजिस्टर्स और निकलेंगे? जी हाँ, 2 2 2 मिलके 6 निकाल दीजिए। लीजिए 1 2 3 4 5 6, ये लीजिए 6 निकाल दीजिए, 1 2 3 4 5 और 6। और ये सारे के सारे जो 6 हैं ये 8, 6 और 3 पे जाके मीट कर रहे हैं। जो 8, 6 और 3 खुद एक ही पॉइंट है, आइडेंटिकल होने की वजह से खुद एक पॉइंट है, यानी ये 6 के 6 एक ही पॉइंट पे जाके खत्म होंगे। तो ये लीजिए फिर से सबको एक ही जगह एक ही पॉइंट पे मिला दिया, और उस पॉइंट से जो एक ही पॉइंट है फिर उससे 3 निकल रहे हैं, 3 निकल रहे हैं, तो ये लीजिए फिर से 3 बना दिया, 1 2 और ये 3, जो कहाँ जाके ख़त्म हो रहे हैं? एक ही पॉइंट पे जाके ख़त्म हो रहे हैं, 7 पॉइंट पे। अब जरा देखिए कितना सिंपल हो गया, ये पूरा सर्किट इसमें कन्वर्ट किया, सिमेट्री रूल से इसमें कन्वर्ट। अब तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? सारे आर 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 हैं, तो ये लीजिए आर 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 का मिलके हो जाएगा, इसका एक हो जाएगा r/3 और इसका एक मिलके हो जाएगा r/6 और इसका एक मिलके हो जाएगा आपका r/3। अब ये तीनों कैसे हो गए? सीरीज में हो गए। तीनों को ऐड कर दीजिए सीरीज में, r/3 प्लस r/6 प्लस r/3, एलसीएम लीजिए 6 आ गया, 3 2 2r प्लस r प्लस 2r, ये आपका हो गया 5r/6। 5r/6 ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका आ गया, जिसकी वैल्यू आप डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं एमसीक्यूज के लिए कि अगर ईच रेजिस्टर r है तो डायगनली अपोजिट के अक्रॉस 5r/6 होगा। r जितना भी दे रखा होगा वो यहाँ पे डाल के आ जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में ईच रेजिस्टेंस 1 ओम था तो हम यहाँ पे r की जगह 1 डाल देंगे तो 5/6 ओम आंसर आ जाएगा जो दे रखा है। बात समझ पा रहे हैं किस तरीके से हमने सिमेट्री रूल से किया? ये आप नोट कर लीजिए। लेकिन ये एक लंबा मेथड था, ऐसे आपको ये बनाना पड़ा फिर ये बनाना पड़ा, लेकिन किरचॉफ रूल की क्या ब्यूटी है, इसमें कैसे लगा के हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं वो आप देखिए ज़रा। चलिए उसके लिए हम इसको हटा देते हैं। देखिए बच्चे, अब किरचॉफ रूल से कैसे करेंगे? किरचॉफ रूल से अगर हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो हम क्या करेंगे? क्वेश्चन में जिन 2 पॉइंट्स के अक्रॉस भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है, यहाँ तो क्वेश्चन में लिखा था कि एक 12 वोल्ट की बैटरी है। कई क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं है कि लिखा हो, सिर्फ आर दे दिया और कहेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। ऐसे हर क्वेश्चन में जिसमें कोई बैटरी नहीं लगा रखी है उस क्वेश्चन में आप हाइपोथेटिकली अपने आप से मान लेंगे कि यहाँ पे आप अपने आप से एक बैटरी लगा देंगे जिसका वोल्टेज रख देंगे V, जिसका वोल्टेज रख देंगे आप V। बोले सर ऐसा क्यों? बच्चे इसलिए कि हमें इन दोनों के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ध्यान से सुनना कैसे निकालने वाले हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है हमने, अगर हमने उसके अक्रॉस बैटरी लगा दी, V वोल्ट का वोल्टेज है और इससे करंट I निकल रहा है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का या तो एक तरीका ये होता है कि उस सर्किट डायग्राम को सिंप्लीफाई करिए और ये देखिए कि सीरीज़ में कौन है और पैरेलल में कौन है। सीरीज़ पैरेलल करते हुए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। लेकिन कई बार क्वेश्चन में सीरीज़ पैरेलल नहीं दिखाई देता कि कौन सीरीज़ पैरेलल है, तब कैसे निकालेंगे? तब एक तरीका और है। आप ओम्स लॉ के हिसाब से देखिए, टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू टोटल आई अपॉन टोटल आर होता है, तो इसके हिसाब से टोटल आर का फॉर्मूला
टोटल V अपॉन टोटल I हो गया नहीं हो गया, तो सीरीज पैरेलल करके निकाल लो, या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का ये तरीका है, किसी तरीके से इसके टोटल वोल्टेज जो V है उसको अगर हम टोटल करंट I से डिवाइड कर दें तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए टोटल V अपॉन टोटल I किसी तरीके से इक्वेशन बना के टोटल V अपॉन टोटल I का रेशियो अगर निकाल लें तो जो भी रेशियो आएगा वही किसके इक्वल हो जाएगा, R के इक्वल। तो हम यहाँ पे यही करने वाले हैं, इस सर्किट डायग्राम में करंट, टोटल वोल्टेज और टोटल करंट का रेशियो निकालेंगे यूजिंग किरचॉफ्स रूल, और उसको हम कह देंगे कि वही इसका टोटल रेजिस्टेंस है। कैसे निकालेंगे ज़रा देखिए बच्चे, यहाँ से ये I करंट गया, ये जो I करंट गया बच्चे, आप यहाँ देखिए यहाँ 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा क्योंकि सिमेट्रिक फिगर है, इधर भी R, इधर भी R, इधर भी R। यहाँ से यहाँ पहुँचने के अगर आप देखिए तो कितने रास्ते बन रहे हैं, एक ये रास्ता है जिसमें कितने रजिस्टर्स आ रहे हैं 1 से 7 तक पहुंचने के, 1 से 7 तक पहुंचने के आ रहे हैं। यहाँ ऐसा करता हूँ 1 2 3 4 लिखने की बजाय अब की बार मैं ABCD लिख देता हूँ, क्योंकि लूप लगा रहे हैं, लूप रूल वगैरह यहाँ पे यूज़ होगा, जंक्शन रूल, तो ABCD ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1 2 3 से I1 I2 कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, ABCD EFG और ये H, ठीक है। अभी आप ये देखिए ये A से G तक जाने के कितने रास्ते हैं, एक तो ये है जिसमें कितने रजिस्टर आ रहे हैं 3, दूसरा रास्ता ये है 1 2 3 रजिस्टर्स, ऐसे ही इसमें 1 2 3 1 2 3 1 2 3, कोई भी रास्ता ले लीजिए, 1 2 3 1 2 3, कोई भी रास्ता ले लीजिए, हर रास्ते पे इक्वल रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा करंट को, जिसकी वजह से करंट हर रास्ते में इक्वली डिवाइड होगा, ऐसा नहीं कि कहीं ज़्यादा कहीं कम। तो अगर I करंट आ रहा है 3 रास्तों में इक्वली डिवाइड होगा, तो इक्वली डिवाइड होने का मतलब यहाँ भी I/3 हो जाएगा, यहाँ भी I/3 हो जाएगा और यहाँ भी I/3 हो जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है। अब ये I/3 वाला करंट यहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँच के कितने रास्तों में डिवाइड हो रहा है, 2 रास्तों में, और रास्तों का रेजिस्टेंस सेम है, जितना 2 रेजिस्टेंस यहाँ आ रहा है उतना ही 2 रजिस्टर्स यहाँ आ रहे हैं, तो जितना करंट यहाँ उतना ही करंट यहाँ। इस I/3 को इक्वली डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, आधा इधर आधा इधर, तो ये कितना हो जाएगा I/6 इधर गया और I/6 करंट इधर गया, ठीक है। ऐसे ही ये जो I/3 पहुंचा ये 2 टुकड़ों में डिवाइड होगा, इधर कितना जाएगा I/6 इधर और इधर भी I/6, ठीक है। ऐसे ही ये I/3 इधर आ रहा था, समझिए ध्यान से, I/3 2 टुकड़ों में डिवाइड हुआ, ऊपर भी कितना चला जाएगा I/6 और इधर भी कितना चला जाएगा I/6। अब कौन सी ब्रांचेस बची, ये वाला बचा, ये वाला बचा और ये वाला, इन 3 ब्रांचेस में अभी करंट नहीं आया है। वैसे तो आप देख लीजिए, अगर जैसे क्योंकि फिगर सिमेट्रिक है, अगर यहाँ करंट I/3 में डिवाइड हुआ था, I वाला करंट I/3 में डिवाइड हुआ था, तो यहाँ से अगर I निकला था तो एंटर भी I करेगा बैटरी में, एंटर भी I करेगा बैटरी में। तो बेटा जैसे I वाला 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, तो यहाँ पे अगर I बन रहा है तो मिलके भी यहाँ कितना मिलके I बनना चाहिए, ऑब्वियसली I/3 मिलके I बनेगा, तो डायरेक्ट यहाँ I/3 लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे I/3 में टूटा, यहाँ I/3 में मिल जाएगा। लेकिन आप ऐसे भी जान लीजिए, I/6 इधर से आया, I/6 इधर से आया, ये 2 करंट यहाँ पे मिले और किरचॉफ का जंक्शन रूल लगाएं कि सम ऑफ करंट एंटरिंग इज इक्वल टू लीविंग, तो I/6 और I/6 को मिला दीजिए, ये लीजिए I/6 प्लस I/6 कर दीजिए, तो ये बन जाएगा I/3। तो I/6 मिलके हो गया I/3, ऐसे ही ये I/6 मिलके यहाँ हो गया I/3, और ऐसे ही ये I/6 और इधर से I/6 मिलके हो गया यहाँ I/3। तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने समझाया है, इसमें इतनी देर लगी, लेकिन अब आप एक बार समझ लिए हो तो एग्जाम में तो डायरेक्ट करोगे, तो देखो कैसे चुटकियों में होने वाला है। अब आप ये देखिए, आपको V/I का रेशो चाहिए, तो कोई एक ऐसा लूप लीजिए जिसमें V भी आ जाए और I भी आ जाए, और हम लूप रूल लगाएंगे और उसमें V/I की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जैसे आप ये देखिए, बाहर वाला लूप लें, ये जो अगर हम अंदर वाला लूप लेते हैं, जैसे ये वाला लूप ले लें, तो इसमें V तो कहीं आ ही नहीं रहा है, तो फिर इससे कोई फायदा नहीं होगा। ये वाला लूप ले लेते, ये वाला, इसमें भी V नहीं आ रहा है कहीं, ये भी इससे भी काम नहीं चलेगा, हमें V चाहिए इक्वेशन में। तो बाहर वाला लूप लेंगे, देखिए ये वाला, ये इस तरीके से, ये ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे गया, 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 ऐसे गया। ये जो लूप बन रहा है बच्चे, ये वाला लूप अगर हम लें बाहर का, तो इसमें टोटल वोल्टेज कितना आ रहा है लूप रूल से, किरचॉफ लॉ के, V आ रहा है, और साइन क्या लेंगे, माइनस से प्लस जा रहे हैं, तो प्लस लेंगे, तो ये बन गया
V इज इक्वल टू आई आर प्लस आई आर। तो सबसे 3 रजिस्टर आ रहे हैं, एक ये एक ये एक ये। इसमें करंट भी इसी लूप के डायरेक्शन में, लूप ऐसा है तो करंट भी ऐसी है, करंट के डायरेक्शन में लूप है, करंट के डायरेक्शन में ही लूप है, तो तीनों करंट का साइन यहाँ प्लस आएगा। ये मान रहा हूँ कि आपको लूप रूल आता है, साइन लगाना आते हैं। तो आई आर प्लस आई आर करेंगे तो आई इंटू आर करें तो पहले वाले का हो गया I/3 इंटू आर, दूसरे वाले का हो गया, इस वाले में आर में कितना है करंट I/6, तो I/6 इंटू आर, और फिर उसके बाद आगे बढ़े तो ये आ गया I/3 इंटू आर, और साइन सबके प्लस, इसके आगे तो कोई रजिस्टर है नहीं। तो इसको ऐसे चलिए एलसीएम शेलसीएम ले लें तो ये आपका हो गया 6, और एलसीएम शेलसीएम डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये आपका हो गया 5IR। तो ये लीजिए, ये V है, ये I है, आपको तो V/I चाहिए था तो I नीचे ले आए तो ये बन गया V/I इज इक्वल टू 5R/6, और V/I तो किसके इक्वल होता है, रेजिस्टेंस के। तो रेजिस्टेंस देखिए आपका आ गया 5R/6, जैसे हमने अभी सिमेट्री रूल से निकाला था, यहाँ से भी वैसे ही आ गया। अब क्वेश्चन पे वापस आ जाओ, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। फिगर थोड़ी खिंच पिच है, कॉपी पे बनाइए, समझिए, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन अपने आप करिए। जैसे ही आपको लगे कि समझ में आ गया बच्चे, हाँ, तो फिर उसी समय एक लाइक बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मुझे भी समझ में आ जाए कि आपको समझ में आ गया। फिलहाल क्वेश्चन ये था कि ईच रेजिस्टेंस था 1 ओम, तो यहाँ R की वैल्यू 1 डाल दीजिए तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया आपका 5/6 ओम। ये टोटल सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। टोटल सर्किट के अगर करंट निकालना हो अब तो करंट होता है V/R। टोटल बैटरी 12 वोल्ट की थी, टोटल रेजिस्टेंस 5/6 आया है, 6 को ऊपर ले जाइए, 12 इंटू 6/5, ये आपका हो गया 12 6 60 72/5। जो भी आंसर आएगा वो आप करंट निकाल देंगे। कितना करंट, चलिए अभी ऐसे ही लिख दें, ये टोटल करंट हो गया। टोटल करंट नहीं पूछा है उसने पूछा करंट अलोंग ईच एज ऑफ द क्यूब। ईच एज कितनी है इसकी, 12 रजिस्टर्स हैं तो 12 एज होंगी, एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये, ऐसे 12 एजेस हैं। तो अगर हम ये वाली ए बी एज में कहें, ए बी एज में जितना करंट है उतना ही AD में है, उतना ही AE में है, तो हम लिख दे रहे हैं IAB इज इक्वल टू IAD इज इक्वल टू IAE। और कितना करंट है तीनों में, I/3, और I/3 इसमें भी इतना ही है, HG में भी इतना ही है, HG में भी इतना ही है, IFG में भी इतना ही है, और ICG में भी इतना ही है। इसमें I/3 तो तीनों में 6 में करंट I/3 है। कितना होगा I/3 निकाल लीजिए। I ये आ चुका है 72/5, इसको अपॉन 3 कर दीजिए, 3 1 ज़ा 2 ज़ा 4, 24/5 करेंगे तो ये आपका आ गया 4.8 एम्पियर। आंसर जरा सही कर लीजिए, 4.8 एम्पियर इस तरीके से आपका आ गया। और फिर I/6 करेंगे बच्चे, तो I/6 करने के लिए ये जो बची हुई ब्रांचेज हैं, ये वाली, ये वाली, ये वाली, इसमें I/6 कर दीजिएगा तो जो भी आंसर है वो आ जाएगा। ये चेक कर लीजिएगा कहीं कैलकुलेशन में यहाँ पे कोई गड़बड़ी तो नहीं हो गई है। कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ी हो गई है तो देख लीजिए, नहीं तो मेरे हिसाब से 4.8 और दूसरे का हो जाएगा 2.4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, कंसेप्ट आप समझ गए, कैलकुलेशन में गड़बड़ी है तो सही कर लीजिएगा। ठीक है प्यारे, चलिए फिर बढ़ते हैं। ये नोट करने के बाद अगले क्वेश्चन पे पॉज करके आराम से देखिए, फिर हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। ओके प्यारे, आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। पिछला क्वेश्चन काफ़ी लंबा हो गया, मैंने बहुत प्यार से समझाया था, थोड़ा लंबा टाइम लगा, लेकिन उम्मीद है बढ़िया से समझ में आ गया होगा, दिमाग में बस गया होगा। फिलहाल अगला क्वेश्चन अब बहुत जल्दी होने वाला है। एक बार क्वेश्चन पढ़िए, कह रहे हैं 12 वायर्स हैं, 12 वायर्स ऑफ ईच रेजिस्टेंस R ohm आर कनेक्टेड टू फॉर्म अ स्केलेटल क्यूब, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द क्यूब बिटवीन द 2 कॉर्नर्स ऑफ द सेम एज। वही 12 रेजिस्टर्स का क्यूब है, लेकिन अब की बार कौन से 2 पॉइंट्स के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है देखते हैं। पहले हम क्यूब बना देते हैं। ओके प्यारे, इस तरीके से देखिए स्केलेटल क्यूब बन गया 12 रेजिस्टर्स का। कह रहे हैं फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द क्यूब बिटवीन 2 कॉर्नर्स ऑफ सेम एज। सेम एज मतलब कोई भी एक एज ले लीजिए, ये इसके जो 2 कॉर्नर्स होंगे इन 2 पॉइंट्स के क्रॉस निकालना है। चाहे वो एज ये ले लीजिए, चाहे ये ले लीजिए, चाहे ये ले लीजिए, चाहे ये ले, कोई भी 2 एज ले लीजिए, सेम, कोई भी 2 कॉर्नर्स ले लीजिए सेम एज के। चलिए मैं ये 2 पॉइंट्स ले लेता हूँ, ए और बी। इन दोनों पॉइंट्स के सेम एज के 2 कॉर्नर्स के बीच आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। क्या ऐसा देख के आपको लग रहा है कोई सीरीज है या पैरेलल है?
नहीं लग रहा कि कोई सीरीज पैरेलल है, तो कैसे करेंगे? मैंने आपको बताया, इसका एक बैटरी लगा लेंगे आप। बैटरी लगाएंगे, जब भी आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल करके नहीं निकाल सकते तो आप एक अलग से बैटरी लगाएंगे, आर्बिट्रेरी बैटरी, जिसका पोटेंशियल आप मान लेंगे V वोल्ट, जिससे निकलता हुआ करंट होगा I। ये आपने इस तरीके से लगा ली। आप टोटल रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल करके नहीं निकाल सकते, लेकिन टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये तो होता है टोटल V अपॉन टोटल I। तो किसी तरीके से टोटल V अपॉन टोटल I कर लीजिए, उससे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। ना आपके पास V है ना आपके पास I है, लेकिन टोटल V अपॉन टोटल I कर लेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो देखिए ये जो I निकल रहा है यहाँ पहुँचेगा तो 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। अब आप देखिए क्या ये इक्वली डिवाइड होगा? उसके लिए आप देखिए इसे A से B पहुंचना है। A से B पहुंचने के जितने 3 रास्ते हैं, क्या तीनों रास्तों का रेजिस्टेंस सेम है? जितने भी रास्ते हैं, देखिए पहला रास्ता यहाँ से डायरेक्ट यहाँ तक है, उसमें सिर्फ एक R आ रहा है, जबकि जो दूसरा रास्ता है सबसे छोटा रास्ता 1 2 3 आ रहे हैं, जबकि इस वाले में 1 2 3 आ रहे हैं। तो इन दो रास्तों के तो रेजिस्टेंस 3 है, जबकि इसमें सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस आ रहा है, तो तीनों का करंट तो सेम नहीं होगा। तो हम लेट इसका करंट मान लें अगर हम X, तो इसका मान लें Y, तो इसका कितना मानेंगे बच्चे? इसका भी हम मानेंगे Y, क्योंकि इस रास्ते पे भी 3 रजिस्टर थे, इस पे भी 3 है, तो इन दोनों का करंट तो सेम होगा। चलिए ये तो यहाँ पहुँच गया। I वाला 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, X Y Y, तो हम यहाँ लिख सकते हैं I इज इक्वल टू X प्लस Y, यानी X इज प्लस 2Y। ठीक है, आगे ये जो Y यहाँ पहुँचा ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ। यहाँ मान लें Z करंट गया, यहाँ मान लें, अच्छा ये दोनों रास्तों पे देखा जाए रेजिस्टेंस इक्वल है कि नहीं है। यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ पहुँचने में 2 रजिस्टर्स आ रहे हैं B तक पहुँचने में, जबकि इस रास्ते में 1 2 3 4 आ रहे हैं। रजिस्टर सेम नहीं है तो करंट भी इक्वली डिवाइड नहीं होगा। तो ऐसा करते हैं, इस वाले पे Z मान लें, Y में से अगर Z ऊपर चला गया तो इधर कितना जाएगा? Y में से Z ऊपर चला गया, बचा Y माइनस Z, ये इधर जाएगा। ऐसे ही ये वाला जो पहुंचा Y यहाँ पे, इसको सिमेट्री रूल से करेंगे। सिमेट्री के हिसाब से आप देखिए फिगर सिमेट्रिकल है, तो जैसे Z यहाँ पे Y में से Z इधर गया था, Y माइनस Z इधर गया, ऐसे ही ऊपर मान लें Z गया तो Y में से Z ऊपर गया तो इधर कितना जाएगा? Y माइनस Z। ठीक है प्यारे। अच्छा अब आप ये देखिए कि यहाँ से Z आया, यहाँ से Z आया, Z और Z मिलके कितना हो गया? 2Z। ठीक है, यहाँ देखिए जरा Y माइनस Z। अच्छा एक काम यहाँ पे ये करेंगे कि बच्चे कि आप ये देखिए जैसे यहाँ से X Y और Y में टूटे हैं तो सिमेट्री के हिसाब से मिलेंगे भी X Y और Y में। इधर X है तो ऑब्वियसली इधर कितना होगा? Y, और इधर कितना होगा? Y। X Y और Y में मिलेंगे, ये आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब आप ये देखिए ज़रा यहाँ पे कि यहाँ पे इस तरीके से Y माइनस Z था, इधर से Y माइनस Z में से Y इधर चला गया, तो आप यहाँ पे सिमेट्री रूल के बजाय यहाँ पे आप जंक्शन रूल लगा सकते हैं। यहाँ जंक्शन रूल लगाइए, जंक्शन रूल लगाइए यहाँ पर और यहाँ पर। आप यहाँ देखिए इस तरीके से Y माइनस Z में से इधर Y चला गया, तो Y माइनस Z में से Y नीचे चला गया, तो बचा कितना? माइनस Z। Y माइनस Z में से Y इधर चला गया तो इधर कितना जाएगा? माइनस Z। इधर माइनस Z जाएगा, या उल्टा कर लें, इधर कितना आएगा? Z। जैसे आपने डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि जो Z है, Z इधर से आया मिलके 2Z हो गया, तो यहाँ पे डिवाइड भी ऐसे ही होगा। 2Z जो है उसमें से Z इधर चला जाएगा, Z इधर चला जाएगा, तो ऐसे भी कर सकते हैं, Z इधर। अब ये Z आया, ये Y माइनस Z आया, ये दोनों मिलके यहाँ बन गए Y। यहाँ से Z आया, यहाँ से Y माइनस Z आया, मिलके हो गया Y। तो ये सिमेट्री के हिसाब से करंट की आपने डिस्ट्रीब्यूशन बना ली। अब आप ये देखिए, क्योंकि आपको V अपॉन I चाहिए तो ऐसा कोई सर्किट लेंगे जिसमें V अपॉन I आए। जैसे बाहर वाला सर्किट ले लेंगे इस तरीके से, बाहर का इसका नाम लिख दे रहा हूँ मैं, इसका नाम लिख दे रहा हूँ P और Q। एक हम लूप ले रहे हैं, लूप P A B Q P, दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ बना नहीं रहा हूँ, घिचपिच हो जाएगी। P A B Q P,
ये लूप में टोटल वोल्टेज कितना आ रहा है किरचॉफ सेकंड लॉ से, ये आ रहा है माइनस, ये प्लस, V आ रहा है तो माइनस से प्लस प्लस ले लेंगे, V इज इक्वल टू क्या, और R कितना आ रहा है, R सिर्फ एक ही आ रहा है ये, और इसमें करंट है X और वो भी प्लस में, तो ये हो जाएगा V इज इक्वल टू X इंटू R। X इंटू आर हो गया बच्चे। आप ये देखिए यहाँ पे जो हमें रेजिस्टेंस निकालना है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्योंकि V अपॉन आई है तो V तो ऐसे लिखा रहने दो, I की जगह अगर आप x प्लस 2y लिखोगे, इस तरीके से देखना अभी आगे कैसे बढ़ेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे आप देखिए। यहाँ पे आप अगर V की जगह XR लिख दें, V का फॉर्मूला आ गया है XR, यहाँ पे XR लिख दिया, x प्लस 2y लिख दिया, तो देखिए R में x भी आ रहा है, y भी आ रहा है। क्वेश्चन में x y गिवन नहीं था तो आपको x और y एलिमिनेट करने के लिए कम से कम एक इक्वेशन आपको और बनानी पड़ेगी कुछ इस तरीके से कि अगर यहाँ पे किसी तरीके से y को भी x की टर्म्स में लिख दें तो x ऊपर नीचे से कॉमन आके कट जाएगा और x कटने से सिर्फ r के टर्म्स में टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो अब y को कैसे लिखें x की टर्म्स में, तो एक आपको लूप लेना पड़ेगा जिसमें y और x दोनों आ रहे हैं, y और x दोनों आ रहे हैं। तो आप ये वाला लूप ले सकते हैं, देखिए ये y और ये z, ये वाला लूप ले लीजिए, ये वाला इस तरीके से ऐसे लूप देखिए। इस वाले लूप से क्या कोई काम चलेगा, आप देखिए ये एक लूप, ये है कौन सा लूप, लूप देखना पड़ेगा कि उससे काम चलेगा नहीं चलेगा, ADCBA ये वाला लूप अगर देखें तो इसमें टोटल EMF कितना है, टोटल EMF है आपका 0, तो इधर हो गया 0। अब IR 4 आ रहे हैं, एक ये, इसके I का साइन प्लस लेंगे, इसका प्लस लेंगे, इसका प्लस लेंगे, जबकि इसका माइनस लेंगे क्योंकि करंट ऐसे और लूप ऐसे। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ y इंटू आर प्लस वाई माइनस जी इंटू आर प्लस y इंटू आर माइनस एक्स इंटू आर। अभी आप देखिए क्या चलेगा यहाँ पे ये हो गया आपका वाई आर प्लस वाई आर माइनस जी आर प्लस वाई आर माइनस एक्स आर। तो ये देखिए वाई आर तीन जगह आ रहे हैं, ये हो गया 3YR माइनस ZR माइनस XR। यहाँ पे R कॉमन ले लीजिए, उधर आके 0 में कट जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ 3Y माइनस Z माइनस X। तो यहाँ पे आपका y तो आया लेकिन साथ में z भी आ गया। अब z को एलिमिनेट कैसे करें, z को एलिमिनेट करने के लिए आपको एक इक्वेशन और बनानी पड़ेगी। एक इक्वेशन और बनाने के लिए अगर आप ये वाला लूप लें या ऊपर वाला लूप लें, कौन सा लूप लें वो आपको देखना पड़ेगा। चलिए एक सबसे ऊपर वाला लूप ले लेते हैं। ये वाला अगर लूप लें तो लूप में क्या हो जाएगा, टोटल EMF 0 है, यहाँ मैं कर रहा हूँ टोटल EMF 0 और टोटल रजिस्टर्स कितने आ रहे हैं 4। डायरेक्ट लिख रहा हूँ ZR प्लस 2ZR प्लस ZR और माइनस Y माइनस Z इंटू R, क्योंकि वो नीचे वाला करंट उल्टा है। तो ये पहला बन गया प्लस ZR, दूसरा बन गया प्लस 2ZR, तीसरा बन गया प्लस ZR और लास्ट वाला ये वाला जो रजिस्टर आएगा इस तरीके से माइनस Y माइनस Z इंटू R इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आप देखिए ब्रैकेट खोलेंगे, ये हो गया 3 और 4ZR माइनस YR प्लस ZR, ये आपका कितना हो गया 5ZR माइनस YR। ये इधर ले आए YR इज इक्वल टू 5ZR, R से R कट गया और ये आपका आ गया Z इज इक्वल टू कितना R बाई ये R से R कटा है, सॉरी Y से Y नहीं कटा है, R से R, Z इज इक्वल टू Y बाई 5। बोले सर ये काय को निकाला, ये हमने यहाँ रखेंगे ताकि Z यहाँ से हट सके, ताकि Y की वैल्यू आ सके इन टर्म्स ऑफ X। ये देखिए यहाँ पे हम Z की जगह लिख देंगे Y बाई 5 माइनस X उधर ले आए, यहाँ लिख रहा हूँ इसको X इज इक्वल टू LCM ले लें, X इधर आके प्लस हो गया, LCM लेंगे 15Y माइनस Y इज इक्वल टू 14Y अपॉन 5। तो y आपका आ गया कितना 5x बाई 14। ये y की वैल्यू आप यहाँ डाल दीजिए, बस आंसर आ गया xr अपॉन x प्लस 2y की जगह 2 इंटू 5x अपॉन 14। ये कटा 5 1 जा 5 7 जा 5 बाई 7x का LCM लीजिए, ऊपर हो गया xr, नीचे में डायरेक्ट लिख रहा हूँ 7x प्लस 5x 12x अपॉन 7, x से x कट गया, 7 ऊपर चला गया, 7R बाई 12 आपका ये टोटल रेजिस्टेंस
हो गया। क्या बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? 7/12 इस तरीके से आंसर आ गया। पहली बार देखने में आपको बहुत ही खतरनाक लग रहा होगा, लेकिन विश्वास मानिए एक बार इसको फिर से समझेंगे कैसे करना है। अभी 2-3 और कराऊंगा इसी तरीके से, तो ये बहुत इजी लगने लगेगा। कंसेप्ट यही है आपका कि आपको एक बाहर वाला लूप लेना है, बाहर वाले लूप से v/i निकालना है, v का फॉर्मूला लिखना है, i का फॉर्मूला लिखना है, और ऊपर और नीचे इस तरीके से करना है कि सेम टर्म्स में x कॉमन आके कट जाए, सिर्फ r बचे। तो ऊपर v की जगह जब हमने xr लिखा और नीचे y लिखा तो y एक्स्ट्रा आ रहा था, तो y की एक इक्वेशन बनाई, लेकिन उसमें z आ रहा था। z को हटाने के लिए एक इक्वेशन और बनाई, z की वैल्यू यहाँ डाली, उससे y की वैल्यू x के टर्म्स में निकाली, और वो y की वैल्यू यहाँ डाल के x भी ऊपर नीचे से काट के r निकाल लिया। ठीक है, तो इसको करिए। इसके बाद हम इसी तरीके के अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ओके प्यारे बच्चे, आ जाइए अपने अगले क्वेश्चन पे। फिर से एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अभी पिछला क्वेश्चन आपने क्यूब का इस तरीके से ओवरऑल रेजिस्टेंस निकालने को बोला गया था। यहाँ पर देखिए फिर से क्यूब है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया गया है। क्या डिफरेंस किया गया है? 11 इक्वल वायर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस R ओम फॉर्म द एजेस ऑफ एन इनकम्प्लीट क्यूब। फॉर्म द एजेस ऑफ इनकम्प्लीट क्यूब। लेकिन यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में हमारे 12 रजिस्टर्स थे, 12 एजेस थे, यहाँ बोल रहे हैं सिर्फ 11 इक्वल वायर्स हैं। Find the total resistance from one end of the vacant edge of the cube to the other edge। बच्चे यहाँ पे जो एक एज है वो वैकेंट है, 12 की जगह 11 है, तो यहाँ से एक एज को आप किसी भी एक एज को यहाँ से हटा दीजिए। पहले आपने A और B के बीच, पहले आपने A और G के बीच निकाला था, अब की बार A और B के बीच निकाल रहे हैं। इससे जस्ट पहले वाले में भी A और B के बीच निकाला था, लेकिन वहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ था, यहाँ बीच वाला एक रजिस्टर गायब है। एक्चुअली यहाँ पे इन्होंने एक रजिस्टर बोलने की बजाय यहाँ सिंपल ऐसे वायर्स लिए हैं। वायर्स का खुद अपने आप में एक रेजिस्टेंस है, तो मैं वायर के ऊपर एक रेजिस्टेंस बना दे रहा हूँ, क्योंकि वायर का खुद अपना रेजिस्टेंस R है। तो वो दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे R ओम के 11 रेजिस्टर्स इसकी हर एक एज पे बना दिए एक्सेप्ट वन एज जो कि वैकेंट है। यू हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फ्रॉम वन एंड ऑफ द वैकेंट एज टू द अदर। एक एज से लेकर दूसरी एज जो वैकेंट है वहां तक निकालना है। बच्चे तरीका वही है। क्या तरीका? आप ऐसे तो A और B के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए कोई सीरीज या पैरेलल देख नहीं पा रहे हैं, कोई सीरीज पैरेलल नहीं है, तो कोई बात नहीं। आप क्या करेंगे, यहाँ आप एक हाइपोथेटिकल बैटरी लगाएंगे, कितने वोल्ट की? V वोल्ट की, जिससे कितना करंट निकल रहा होगा? जिससे निकल रहा होगा आपका I करंट। तो ओम्स लॉ के हिसाब से R इज इक्वल टू V/I होता है। तो अगर किसी तरीके से V हमें नहीं पता, I नहीं पता, लेकिन किसी तरीके से अगर V/I का रेशियो निकाल लें तो आप इसका ओवरऑल रेजिस्टेंस निकाल पाएंगे, क्योंकि ओवरऑल V/I विल बी इक्वल टू ओवरऑल रेजिस्टेंस। उसके लिए करंट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। चलिए, ये I यहाँ से यहाँ पहुँचा। बच्चे, जो I यहाँ से यहाँ पहुँचा, ये A से B तक पहुँचने के लिए दो रास्तों में यहाँ डिवाइड हो रहा है, एक ये। बताइए किस रास्ते पे ज़्यादा करंट जाएगा, या दोनों रास्तों पे सेम करंट जाएगा? बच्चे देखिए, A से B तक पहुँचने के लिए इसके जो एक ये रास्ता है, 1 2 3 रजिस्टर्स आ रहे हैं, जबकि जो ऊपर वाला रास्ता है इसमें 1 2 और 3 रजिस्टर्स आ रहे हैं। तो दोनों रास्तों में क्योंकि 3 रजिस्टर्स आ रहे हैं बच्चे, तो दोनों रास्ते का रेजिस्टेंस इक्वल होने की वजह से करंट इक्वली डिवाइड होगा। वैसे I/2 कर सकते थे, लेकिन थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए मैं I/2 लेने की बजाय x और x ले रहा हूँ। मैं x से करके दिखा रहा हूँ, आप भी ऐसे ही करिएगा, लेकिन इसके बाद आप I/2 करके देखिएगा। अगर वैसे करते हैं तो कैसे सॉल्व हो पाता है, करके ज़रूर देखना। मैं x से बता रहा हूँ। बच्चे, बात आई कि ये x हो गया, x यहाँ पहुँचा, x यहाँ पहुँचा। x जब यहाँ पहुँचा तो यहाँ से दो रास्तों में फिर से डिवाइड होगा। क्या इक्वली डिवाइड हो जाएगा? उसके लिए आपको देखने होंगे उसके रास्ते में रुकावट कितनी है। यहाँ से B तक पहुँचने के लिए 1 और 2 रजिस्टर्स आ रहे हैं, जबकि यहाँ से B तक पहुँचने के लिए 1 2 3 4 रजिस्टर्स आ रहे हैं। तो रेजिस्टेंस इक्वल ना होने की वजह से, रुकावट अलग अलग होने की वजह से करंट भी अलग अलग जाएगा। लेट से मान लें कि यहाँ कितना करंट चला गया, यहाँ चला गया Y करंट, तो ऊपर कितना जाएगा?
x माइनस वाई, वही यहाँ पर होगा। ये x आ रहा था, x में से y इधर चला गया, सिमेट्री के हिसाब से जैसे y इधर गया x माइनस वाई ऊपर, ऐसे ही x में से y इधर चला गया और यहाँ x माइनस वाई करंट चला जाएगा। अब ये देखिए x माइनस वाई इधर से आ रहा है, x माइनस वाई इधर से आ रहा है, ये इस पॉइंट पे जंक्शन पे मिलेगा और टोटल यहाँ कितना हो जाएगा, ट्वाइस x माइनस वाई हो जाएगा। फिर जैसे यहाँ पे x और x ब्रेक हुआ था, दो रास्तों में करंट टूटा था, तो यहाँ पे जो मिलेगा बेटा वो भी x और x की फॉर्म में ही मिलेगा, जो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं सिमेट्री के हिसाब से। ऐसे ही यहाँ पे जैसे x माइनस वाई और x माइनस वाई मिलके 2x माइनस वाई बना, ऐसे ही जब ये 2x माइनस वाई यहाँ पहुँचेगा तो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, कितना कितना, इधर भी x माइनस वाई चला जाएगा और इधर भी x माइनस वाई चला जाएगा। सारी ब्रांचेस का आपने करंट बना लिया। V अपॉन आई निकालने के लिए सबसे पहले तो आप ये वाला लूप लेंगे, बाहर बाहर वाला, इसका नाम रख दूं P, इसका नाम रख दूं Q, तो हम लूपेंगे कौन सा लूप, आप ले लीजिए, इधर से ले लेते हैं लूप PADCBQP। देखिए PADCBQP, टोटल वोल्टेज EMF की बात करें तो यहाँ पे इस तरीके से जाने पे माइनस से प्लस V आ रहा है, तो प्लस V लिखेंगे इक्वल टू IR IR IR, 1 2 3, तीनों के तीनों प्लस में आएंगे, प्लस में आएंगे, प्लस में आएंगे, क्योंकि उसी डायरेक्शन में करंट्स हैं। तो ये हो जाएगा पहला x इंटू आर, दूसरा हो जाएगा आपका y इंटू आर और तीसरा x इंटू आर, y इंटू आर प्लस x इंटू आर। तो ये कितना हो गया आपका 2xr प्लस yr। ठीक है बच्चे, ये v की वैल्यू हम यहाँ डालेंगे। अगर v की वैल्यू यहाँ डालते हैं 2xr प्लस yr अपॉन i की जगह क्या डालेंगे, यहाँ पे i दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ था x और x, तो i की जगह हम लिख सकते हैं 2x। अब क्योंकि आंसर जो रेजिस्टेंस का आना है वो एक्स वाई आर जेड की टर्म्स में नहीं होना चाहिए, सिर्फ स्मॉल आर की टर्म्स में होना चाहिए, तो हम यहाँ से एक्स वाई एलिमिनेट करने के लिए अगर किसी तरीके से वाई की जगह वाई को एक्स की टर्म्स में लिख दें तो वाई एलिमिनेट हो जाएगा, एक्स आ जाएगा, एक्स एक्स कॉमन लेके ऊपर नीचे कट जाएगा, सिर्फ आर बच जाएगा। तो वाई को आर एक्स की टर्म्स में कैसे लिखा जाए उसके लिए कोई दूसरा लूप ले लेंगे। कौन सा लूप लेंगे, देखिए बच्चे, ये पहली इक्वेशन ऐसे ही छोड़ दें, दूसरा लूप हम ये ऊपर वाला ले लेते हैं, ऊपर वाला ले लेते हैं। मैं ऊपर वाला ले रहा हूँ, आप कोई दूसरा लूप लेके देखिएगा, आप ये वाला लूप भी ले सकते हैं, ये वाला लूप भी ले सकते हैं और ये पीछे वाले फेस का भी लूप ले सकते हैं। लेकिन लेके देखिएगा क्या ये वाले लूप लेने से कोई इक्वेशन बन पाई, बेनिफिशियल हो पाया या नहीं हो पाया, हो पाया नहीं हो पाया, करके ज़रूर देखिएगा। जो भी चीज़ें हैं गलती होती हैं तभी याद रहता है, अच्छा ऐसे से ये फ़ायदा हुआ, ऐसे से ये फ़ायदा नहीं हुआ, तो करके ज़रूर देखना। मैं ऊपर वाला लूप रहा हूँ, कौन सा लूप, लूप EHGFE, टोटल EMF इसमें 0 है, कोई भी सेल नहीं है। IR की बात करें तो यहाँ आ रहा है x माइनस वाई इंटू आर, साइन अभी नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। दूसरा आ रहा है ट्वाइस ऑफ x माइनस वाई इंटू आर, तीसरा आ रहा है आपका x माइनस वाई इंटू आर और चौथा y इंटू आर। पहले की बात करें, ऐसे लूप लिया है तो ये करंट उसी डायरेक्शन में प्लस प्लस प्लस, जबकि ये वाला y उल्टे डायरेक्शन में, लूप ऐसे करंट ऐसे है, जिसकी वजह से चौथा वाला माइनस हो जाएगा, बाकी सब प्लस हो जाएंगे। सब में से r कॉमन आ जाएगा और इधर आके 0 से डिवाइड होके r हट जाएगा। डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ बचा x माइनस वाई प्लस यहाँ बचा 2x माइनस 2y प्लस x माइनस वाई माइनस वाई, ठीक है। x कितनी जगह आगे एक बार चेक कर लीजिए, x माइनस वाई प्लस 2x माइनस 2y प्लस x माइनस वाई माइनस वाई, x प्लस x 2x 3x, ये हो गया आपका 3x माइनस 3 4 5 5y माइनस 5y। तो ये लीजिए 5y इज इक्वल टू 3x आ गया, ये लीजिए y का फॉर्मूला x के टर्म्स में आ गया, ये y का फॉर्मूला सिंपली यहाँ डाल दीजिए। देखिए क्या फ़र्क पड़ेगा, 2xr प्लस y की जगह हम लिख देंगे 3x अपॉन 5, 3x अपॉन 5r अपॉन 2x, x कॉमन आके काट दीजिए। उसके बाद ये हो गया, एलसीएम लेंगे जब इसे डायरेक्ट कर रहा हूँ तो 5 2 10 प्लस 3 13r अपॉन 5 अपॉन 2 है ही, तो ये हो जाएगा 13r अपॉन 10 यानी 1.3 r,
यहाँ पे बच्चे कुछ गलती हुई है। ये आप देखिए मैंने 3x लिख दिया यहाँ पे, 3x ये होगा आपका पूरा 4x होगा, इसे सही कर लीजिए। ये 4x होगा, 4x होगा, और यहाँ पर भी 4x होने की वजह से ये 5 2 10 + 4 14 आ जाएगा, 14R/10 आ जाएगा, यानी ये आपका बन जाएगा 1.4R। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया जो आपको ए और बी के अक्रॉस निकालना था। समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं? उम्मीद है समझ पा रहे होंगे बच्चे। मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए इस क्वेश्चन के बारे में आपका क्या कहना है, मज़ेदार क्वेश्चन है कि नहीं है। देखने में अजीब लगता है तो लेकिन देखिए कंसेप्ट किस तरीके से लगाना है। चलिए पॉज करके ये नोट करिए, अपने आप करने की कोशिश करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चे, चलिए अगले क्वेश्चन पे। ये कुछ अलग तरीके का क्वेश्चन है, कुछ और ज़्यादा इसमें चीज़ें आने वाली हैं। देखिए बच्चे इसमें क्या बोल रहे हैं, 11 इक्वल रजिस्टर्स। ये पिछला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चे, आप देखिए, बोल रहे हैं कि 12 वायर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ 1 ohm आर कनेक्टेड टू फॉर्म अ क्यूब। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द क्यूब बिटवीन 2 कॉर्नर्स ऑफ द डायगोनल। इसमें 12 रजिस्टर्स हैं, हर जगह हैं, सबका 1 ohm है। हमें रेजिस्टेंस निकालना है अलोंग द बिटवीन द 2 कॉर्नर्स ऑफ द डायगोनल ऑफ 1 फेस। सामने वाला जैसे ये फेस है, इस फेस की डायगोनल एक पॉइंट ये है तो एक पॉइंट ये होगा। अब कि सामने वाले फेस की डायगोनल के अलोंग ई और बी के अलोंग, इनके बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। वही काम करेंगे जो हम पहले कर रहे थे कि एक एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट करेंगे, करंट लेंगे, लेकिन यहाँ कुछ चीज़ अलग होने वाली है। क्या अलग होने वाली है ज़रा देखिए। पहले सबका रेजिस्टेंस मैं यहाँ पे 1 नहीं लिख रहा हूँ, थोड़ी घिचपिच ना हो, इसलिए मान लीजिए सब 1 ओम के ही हैं, ठीक है, सब 1 ओम के हैं। अगर आपको ई और बी के बीच निकालना है तो एक आर्बिट्रेरी बैटरी लगा दीजिए इस तरीके से ई और बी के बीच, कितने V वोल्ट की, जिससे करंट निकल रहा है I। ये I करंट निकल रहा है। बच्चे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करिए। I जब करंट जाएगा A से B तक पहुँचने के लिए उसके पास 3 रास्ते में टूट रहा है, एक ऊपर, एक इधर, एक इधर। 2 रास्ते जो हैं इसके, ये वाला रास्ता, इसमें कितने रेजिस्टेंस आ रहे हैं, 2 रेजिस्टेंस, जबकि इस रास्ते में कितने आ रहे हैं, 2 रेजिस्टेंस। यानी क्योंकि इन दोनों रास्ते पे रेजिस्टेंस सेम है तो इन दोनों में तो करंट सेम होगा। लेकिन तीसरा वाला जो रास्ता है 1 2 3 4 4 रेजिस्टेंसेज आ रहे हैं, वहाँ ज़्यादा है तो वहाँ करंट अलग होगा। तो मान लें कि इस वाले में अगर हम x ले रहे हैं, इस वाले में बच्चे x ले रहे हैं, तो बताइए इस वाले में कितना जाएगा, I था, I में से x इधर चला गया, x इधर चला गया, बचा I - 2x इधर चला जाएगा, ठीक है। अभी क्या हुआ, I - 2x इधर चला गया। अब इधर की तरफ ये जो x आया था, x में से मान लें कि y इधर गया, तो बताइए x में से y इधर गया तो इधर कितना जाएगा। ऑब्वियसली x में से y इधर चला गया तो इधर चला जाएगा x - y। ऐसे ही x में से y उधर मानेंगे हम तो इधर कितना जाएगा, x - y, ठीक है भाई। अभी इधर की तरफ देखिए, इसमें I - 2x था, मान ले नीचे चला गया, इसमें से z नीचे चला गया। I - x में से 2x में से z इधर चला गया तो इधर कितना जाएगा, I - 2x - z, ठीक है बच्चे। अब ये देखिए आगे आइए, इधर I - 2x - z आ रहा है, इधर से y आ रहा है, ये दोनों मिलेंगे, ये दोनों मिलके इधर जाएंगे, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, मिलके इधर जाएंगे। I - 2x - z प्लस y, ये दोनों यहाँ मिलके इधर आ गए। अब ये इधर से आ रहा है, अभी आप देखिए यहाँ पे z आ रहा था, इधर y आ रहा था, तो इधर कितना जाएगा, z और y मिलके इधर हो जाएगा y + z। अब y + z इधर से आ रहा है और ये इधर से आ रहा है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो z कट जाएंगे। क्या ऐड करने पे आएगा वो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ, I - 2x - z + z कट जाएगा, बचेगा +2y, ठीक है बच्चे। अभी आप देख रहे हैं इस तरीके से एक क्वेश्चन आ गया, ये इस तरीके से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अभी आप देखिए यहाँ पे आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए यहाँ लिख रहा हूँ मैं R = टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल I करना होगा। उसके लिए एक बाहर से लूप लेना होगा आपको और कुछ अंदर से लेने होंगे। यहाँ ज़रा आप ये देखिए अननोन कितने हैं। अननोन यहाँ पे एक x है, एक y है, एक z है, 3 अननोन ये हो गए, फिर एक I भी है,
5 हो गए, सॉरी 4 हो गए, फिर एक v भी है 5 हो गए। तो आप यहाँ पे देखिए x y z तो पहले से ही थे, i और आ गया, जिसकी वजह से क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। टिपिकल ना हो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहाँ क्या कर सकते हैं, पहले क्वेश्चंस में x y z होता भी था तो वहाँ पे i नहीं होता था, यहाँ i भी है तो एक फैक्टर बढ़ गया है। उसको रिड्यूस करने के लिए हम यहाँ मान सकते हैं, लेट अस अज्यूम कि यहाँ से जो करंट निकल रहा है वो कितना है 1 एम्पियर। तो यहाँ पे I की जगह अगर आप 1 एम्पियर रख रहे हैं तो बाकी सारे करंट के डिस्ट्रीब्यूशन भी 1 के अगर हिसाब से कर दें तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगे। एक कम इक्वेशन से काम चल जाएगा। एक कम इक्वेशन से काम चलना बहुत फायदेमंद रहेगा, क्योंकि x y z तो ऑलरेडी हैं ही हैं, 3 इक्वेशन तो बननी है। अगर I भी छोड़ देते तो 4 इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करना काफ़ी टिपिकल हो जाता। तो यहाँ पे 1 कर सकते हैं। ठीक है प्यारे, चलिए 1 कर दिया यहाँ पे इस तरीके से। तो सब जगह जहाँ जहाँ i लिखा है ये 1 कर दिया, तो इसकी जगह 1 - 2x कर दीजिए, यहाँ पे 1 कर दीजिए, यहाँ 1 कर दीजिए, यहाँ 1 कर दीजिए, जहाँ जहाँ i था वहाँ वहाँ हमने 1 कर दिया। चलिए अब इक्वेशन लिखते हैं। इसका नाम दे देता हूँ मैं ये PQR। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक लूप लेते हैं। चलिए इसका नाम रख देते हैं QR और इधर लिख देते हैं P। सबसे पहले बाहर वाला लूप लेंगे। बाहर वाले लूप से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, बाहर वाले लूप में बाहर वाले लूप में टोटल वोल्टेज है V, तो V = IR करेंगे, x इंटू दिस, x - 1 इंटू दिस। बेटा ये क्योंकि रेजिस्टेंस 1 है तो जब भी हम दिस इंटू दिस करेंगे तो सिर्फ x ही बचना है, सिर्फ x - y ही बचना है, इसलिए मैं r नहीं बोलूँगा, डायरेक्ट लिखूंगा। x इंटू r की जगह सिर्फ x बोलूँगा, x - y इंटू r की जगह x - y ही बोलूँगा। ध्यान रखना कि हम डायरेक्ट r की वैल्यू 1 लिख रहे हैं। तो फिलहाल इस रास्ते में आ रहा है x जो कि प्लस में होगा और ये x - y जो भी प्लस में होगा। तो ये हो गया x + x - y, तो ये कितना हो गया 2x - y। ये लीजिए यहाँ पे v की जगह लिख दिया 2x - y। अब x और y को कैसे एलिमिनेट करें उसके लिए हम लूप्स लेंगे कुछ। पहला लूप इसमें ले लेते हैं ये, दूसरा लूप लेंगे हम ये, और तीसरे की ज़रूरत पड़ेगी तो तीसरा हम ले सकते हैं ये। चलिए देखते हैं, पहले हम लूप 1 लेते हैं। लूप 1 में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, लूप 1 में टोटल वोल्टेज तो हो गया आपका 0 = IR करेंगे तो ये प्लस में होगा, ये प्लस में होगा, ये माइनस में होगा और ये माइनस में होगा, और टोटल EMF 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करें। पहला है 1 - 2x इंटू 1 करेंगे, वो हटा दिया 1, फिर है उसके बाद z, फिर उसके बाद है -y प्लस z -y -x = 0। तो ये आपका बन गया -3x -y + z = -1। ये चीज़ उधर लेगा, ये आपकी बन गई एक इक्वेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम ले लें लूप 2, क्योंकि x y z 3 वेरिएबल्स हैं, इसलिए मैंने 3 लूप्स लिए, क्योंकि 3 इक्वेशंस आपको चाहिए होंगे। दूसरा लूप अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सबसे ऊपर आ रहा है y, फिर ये y का हो जाएगा आपका प्लस में, फिर उसके बाद है आपका 1 - 2x - z + y, ये भी प्लस में, फिर 1 - 2x + 2y, ये वाला आ गया, ये भी प्लस में, क्योंकि करंट के डायरेक्शन में ही लूप है, जबकि ऊपर जा रहा है लूप और करंट नीचे आ रहा है तो ये वाला माइनस में लिखेंगे। माइनस में करने से -x + y = 0, ये -x + y बन जाना है। लीजिए इसको सॉल्व करते हैं। -2x - x हो गया आपका -5x, y + y + 2y + y हो गया +5y, और 1 - 1 ये आपका हो गया कितना 0। यहाँ कुछ ज़रा चेक करिए कि क्वेश्चन सही है या नहीं है। पहला आपका उधर से था y, फिर 1 - 2x - z + y, फिर -1 यहाँ पे गलत लिख दिया, ये +1 होगा बच्चे, वहाँ +1 - 2x + 2y है, तो ये हो गया 1 + 1 = +2। और फिर z देखें तो z यहाँ पे एक ही जगह आ रहा है, सिर्फ -z आ रहा है, ये = 0 होने पे ये चीज़ उधर ले जाएं तो बन गया -5x + 5y - z = -2। लेट दिस बी इक्वेशन 2। और इक्वेशन 3 देखें, ऊपर वाले लूप से अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। लूप 2 में हम h से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आ रहा है आपका 1 - 2x - z -y, और फिर ये है -x, और फिर ये है +1 - 2x = 0। यहाँ क्या हो गया -2x - x -2x -5x, फिर y एक ही जगह आ रहा है, फिर z एक ही जगह आ रहा है, और ये 1
और 1 मिलके हो गया आपका 2, तो ये 1 और 1 मिलके जो 2 है ये उधर जाके -2 हो जाएगा। ये आपकी आ गई तीसरी इक्वेशन, इस तरीके से इज इक्वल टू -2। ठीक है बच्चे, इसको 2 को ऐसे लिख देते हैं। चलिए ये हो गई आपकी थर्ड इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखिए अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर दें तो z कट जाएगा, सिर्फ इक्वेशन xy में बचेगी। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ थोड़ा, देखिए 1 + 2 कर दें अगर हम, तो ये बन जाएगा आपका -3x। मैं डायरेक्ट ऐड करके लिखूँ, इसको ऐड करें तो -3x - 5x कितना हो गया, -8x, -y +5y हो गया आपका +4y, और ये कट गया और इसको ऐड करने पे हो गया आपका -3। ठीक है, ऐड करा था हमने। अच्छा, एक इक्वेशन ये बनी। ऐसी अगर इन दोनों को ऐड कर दें, यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 + 3 करने की बजाय 2 - 3 अगर कर दें बच्चे, तो जरा देखिए दिस में से दिस माइनस करेंगे तो -5x, और ये कट जाएगा, माइनस करेंगे ये कट जाएगा, माइनस करेंगे ये कट जाएगा, दिस माइनस दिस करेंगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ दिस माइनस दिस करने से सिर्फ y वाली टर्म बचेगी 5y, माइनस करने पे ये प्लस हो जाएगा 6y इज इक्वल टू दिस माइनस दिस करने पे बच्चे हो जाना है, ये भी कट जाना है 0, तो इससे डायरेक्ट आ गया y इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले ये दो इक्वेशंस आप करिएगा ताकि y की वैल्यू निकल आए, y की वैल्यू इसमें डाल दें 0, तो -8x इज इक्वल टू ये आपका हो गया -3, x से ये कट गया, x इज इक्वल टू हो गया आपका कितना 3/8, x इज इक्वल टू 3/8। दोनों वैल्यूज यहां पर डाल दीजिए, x की जगह डाल दीजिए 3/8, y की जगह 0 1, ये आपका आ गया 6/8, 2 से कट गया यानी 2 3 और अपॉन 4, ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया बिटवीन ए एंड बी, ई एंड बी। समझ पा रहे हैं किस तरीके से करा गया है, थोड़ा सा टिपिकल था लेकिन एक बार प्रैक्टिस करिए, दिमाग में बस जाना है। ठीक है प्यारे, चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके बच्चे, तो आ जाइए अपने आज के लास्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। देखिए इस तरीके से एक सर्किट दे रखा है और क्या बोल रहे हैं, इन द नेटवर्क एज शोन इन द फिगर ईच रेजिस्टेंस आर इज ऑफ 2 ओम, 2 ओम 2 ओम 2 ओम का रेजिस्टेंस है। फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। ए एंड बी के बीच आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। उसके लिए आप ये देखिए, क्या यहाँ पे आपको कोई ऐसा दिख रहा है रेजिस्टर जो सीरीज में हो या पैरेलल में हो? नहीं, कोई भी यहाँ सीरीज नहीं है, कोई भी यहाँ पे पैरेलल भी नहीं है, कोई भी ऐसे दो रजिस्टर्स नहीं है जो सेम दो पॉइंट्स के बीच जुड़े हों, यानी कोई पैरेलल नहीं है और कोई एक के बाद एक नहीं है, कोई सीरीज नहीं है। तो इसको हम कैसे करेंगे, सिंपली आप देखिए क्या मानेंगे, जैसे यहाँ पे इस तरीके से मान लें आई करंट आ रहा है, इसको हम यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। मान लें ऊपर की तरफ गया I1 और लेट से नीचे की तरफ गया यहाँ पे I2। क्योंकि बेटा आप ये देख पा रहे हैं कि ये सिमेट्रिक फिगर है, जो इधर से रजिस्टर्स जुड़े हैं वही उधर से जुड़े हैं। तो हर सिमेट्रिक फिगर में मैंने बताया जो मेन करंट है जितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, जहाँ पे फाइनली मीट होता है, वो उसी रेशियो में उसी तरीके से मीट भी होता है। मतलब I1 I2 में अगर ये डिवाइड हुआ है तो ये आएगा भी ऐसे ही, ऊपर से आएगा I1 और नीचे से आएगा I2। तो हर रजिस्टर का पहले आप करंट मार्क कर दीजिए, उससे कुछ ना कुछ निकल के आना ही है। जैसे पीछे जितने भी क्यूबिकल स्ट्रक्चर्स के हमने क्वेश्चंस करे थे उसमें करंट की मार्किंग करी गई थी, उसके बाद ही आगे बढ़े थे। ऐसे यहाँ पे करंट की मार्किंग करेंगे। मान लें ये इस तरीके से I1 इधर गया, इसमें से यहाँ पे आके ये दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। लेट से कि नीचे वाले पार्ट में जा रहा है I3 करंट, तो यहाँ कितना जाना है इसे, जी हाँ यहाँ जाएगा I1 में से I3 इधर चला गया तो I1 माइनस I3। ठीक है बच्चे, अब एक रजिस्टर बच गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये वाला बच गया। ये वाले में कितना करंट आप दिखाएंगे, आप देखिए यहाँ पर आप जंक्शन रूल लगा दीजिए, चाहे यहाँ पर लगा दीजिए चाहे यहाँ पर लगा दीजिए। चलिए यहाँ पर लगा दीजिए, चलिए यहाँ आसान रहेगा। यहाँ से देखिए I2 आ रहा है, इधर से I3 आ रहा है, इधर से I2, इधर 4 है जबकि यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए मान लें कि यहाँ से X करंट हम इस तरीके से बना दें, तो जंक्शन रूल लगाएं, सम ऑफ करंट एंटरिंग इज इक्वल टू सम ऑफ करंट लीविंग। एंटर कर रहे हैं यहाँ पे ये और लीव कर रहा है ये, यानी I1 माइनस I3 प्लस X, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू I1। ऐसा करने से I1 से I1 कट गया, ये उधर जाके X की वैल्यू आपकी आ गई I3, यानी X कितना होगा I3।
3 होगा। इस वाले में हमने I3 करंट निकाल लिया। इस जंक्शन से भी, रूल से भी आप लगा सकते हैं। फिलहाल एक बात यहाँ सामने आई करंट के सारे वैल्यूज़ यहाँ मेंशन करने पर ईच रजिस्टर में कि सर ये देखिए कि सर जितना करंट यहाँ से I2 आ रहा है उतना ही करंट I2 यहाँ चला जा रहा है। इस करंट में से कोई भी पार्ट ऊपर नहीं जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ से जो I3 करंट आ रहा है वही I3 करंट यहाँ चला जा रहा है, इसका कोई भी पार्ट नीचे नहीं जा रहा है। जब इसका कोई भी पार्ट नीचे नहीं जा रहा है, सारा का सारा ऊपर चला जा रहा है, तो इसको इससे ज्वाइन ना भी करें तो चलेगा। ऑब्वियसली अगर कोई पार्ट नीचे नहीं जा रहा है तो इसे हटा ही दो। अगर इसे हटा ही दोगे तो आप देखो इसे हटा के आप कैसे बनाओगे, इसे हटा के कुछ ऐसे बनाओगे, ऊपर एक रजिस्टर, यहाँ एक रजिस्टर, यहाँ एक रजिस्टर और यहाँ पे 2 रजिस्टर थे इस तरीके से। और ये जो यहाँ पे मिला हुआ था इस तरीके से, यहाँ से ये मिला हुआ था, अगर ये यहाँ से ना जोड़ो, ऊपर से ऐसे ही निकाल दो। ये देखो मैंने यहाँ से डिटैच कर दिया, इसे हटा दिया क्योंकि इसका कोई भी करंट नीचे नहीं जा रहा था। तो इस फिगर को हमने मॉडिफाई ऐसे कर दिया। अब बहुत आसान हो गया। अब साफ साफ जब हमने इसे यहाँ से डिटैच कर दिया तो आप देखिए साफ साफ ये दोनों कैसे हो गए सीरीज में। ऑब्वियसली सीरीज में करंट सेम होता है, नहीं होता है? तो वैसे भी अगर इन दोनों में सेम करंट जा रहा है, इन दोनों में सेम जा रहा है, तो यानी ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, तो अब आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आर और आर का मिला के इन दोनों को हटा के आप क्या बना देंगे, 2R बना देंगे इस तरीके से, 2R R। और ये R और R मिला के इसका भी कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी आप लिख देंगे 2R। ठीक है, 2R और R पैरेलल में होगा, इन दोनों का मिला के लिखिए R इंटू 2R अपॉन R प्लस 2R। ये पैरेलल में करेंगे तो ये हो गया R इंटू 2R अपॉन 3R। ये हो गया आपका 2R/3। तो इन दोनों को हटाएंगे, इन दोनों की जगह 1 लगा देंगे, 2R/3। ये तीनों साफ साफ सीरीज में हो गए। सीरीज में कर दीजिए R प्लस 2R/3 प्लस R, ये हो गया आपका 3R प्लस 2R प्लस 3R, ये हो गया आपका 6 और 2 8R/3। अब ये जो ऊपर 8R/3 आया और ये जो नीचे 2R आया, ऊपर 8R/3 आ गया और नीचे 2R आ गया। ये दोनों कैसे हो गए, साफ साफ पैरेलल में। पैरेलल में करने के लिए रिजल्टेंट 8R/3 इंटू 2R अपॉन 8R/3 प्लस 2R। ये फॉर्मूला लगाते हैं R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये फॉर्मूला लगा के निकाल लीजिए। ऊपर तो ऐसे ही रहने दीजिए, 8R इंटू 2R अपॉन 3, और नीचे जो है ये LCM लेंगे तो 6 प्लस 8 हो जाएगा आपका, 6 प्लस 8 14 हो जाएगा, 14R/3। 3 से 3 कट गया, R से R कट गया, 2 1 जा 2 7 जा, बचा आपका 8R/7। यहाँ पे आप देखिए कुछ गड़बड़ी हुई है, आंसर 8R/7 ना होके यहाँ पे अच्छा 16/7 है, तो R की वैल्यू डाल देंगे। R की वैल्यू आपको 2 दे रखी है, यहाँ पे R की वैल्यू 2 डाल दीजिए। ये हो गया आपका 16/7 ओम। दिस इज द आंसर। ठीक है प्यारे, समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? तो बच्चे ये 5 क्वेश्चन मैंने करा है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स के लिए। ये तो आप करेंगे ही करेंगे कॉपी में, लेकिन इसके अलावा प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं अपनी बुक से वो आप करेंगे, जहाँ से भी क्वेश्चन मिलते हैं। बट कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस की मैंने खुद प्रैक्टिस शीट बनाई है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे दिए गए लिंक में एक ऐप का लिंक दे रखा है, उस ऐप में जाके आप इस चैप्टर की असाइनमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस उसमें हमने पूरे चैप्टर के दे रखे हैं। फिलहाल बच्चे अभी आज के लिए इतना ही है। इसके आगे अगले लेक्चर में हम क्या कराएंगे, ये आपका किरचॉफ लॉ का पार्ट कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हमारा चालू होगा बच्चे क्या, व्हीट स्टोन ब्रिज। जी हाँ, क्या व्हीट स्टोन ब्रिज चालू होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, बहुत ही आसान सा है। कैपेसिटर्स में हमने कराया था, आगे यहाँ पे रजिस्टर्स में व्हीट स्टोन ब्रिज कराने वाले हैं। वहाँ डेरिवेशन नहीं कराई थी, यहाँ कैसे उसकी डेरिवेशन है, डिटेल्स है, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। आज के लिए इतना ही। मेहनत करते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड ऑल द बेस्ट, एंड मिलते हैं अगले लेक्चर में।